दोस्तों, इस वक्त जो बिहार की राजनीति में दो तीन कहानियां चल रही है, उस कहानी को इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहला सवाल ये है कि आपने ये खबर में ज़रूर देखा होगा कि अब बिहार में करीब करीब 400 क्रिमिनल माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है और इस पर कार्रवाई होगी। तो इसके साथ जो सवाल है वो भी आपको बता दें कि लिस्ट तो बनाई गई, ठीक है। बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है, जेडीयू बीजेपी सब मिलाकर, उसने क्रिमिनल की लिस्ट बनाई, लेकिन उसका क्या? जो 243 विधायकों में से 100 सवा 100 से ज़्यादा क्रिमिनल केस तो इन विधायकों पर ही है। तो क्या इन विधायकों पर कार्रवाई होगी? और दूसरा सवाल कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के जो परिवार हैं विपक्ष में है, तो ऐसा कौन सा कानून लाया गया जिससे राबड़ी देवी को भी घर खाली करना पड़ा, तेजस्वी यादव को भी फिलहाल बोला गया कि घर अलॉट नहीं होगा, तेज प्रताप को घर खाली करवाया गया। तो ये क्या द्वेष की राजनीति हो रही है या फिर नया कानून लाया जा रहा है? तीसरा जो सवाल है वो ये कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अब 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। तो जब नीतीश कुमार 2025 में कह रहे हैं, वो भी तब जब चुनावी माहौल में विपक्ष की तरफ से रोजगार का मुद्दा ज़्यादा उठाया गया। तो ये जो 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार, 2005 से, तब से बिहार के लिए क्या किए? रोजगार के लिए नहीं सोचे थे क्या? अब तक यही कर रहे थे कि हम सिर्फ बिहार में राज करेंगे और रोजगार की बात नहीं करेंगे, या फिर बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं? इस दोनों की इस 3 सवाल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, जो सम्राट चौधरी को, जो बीजेपी के नेता हैं, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के तरफ से डिप्टी सीएम हैं, और उन्हें गृह विभाग सौंपा गया। गृह मंत्रालय जब से सौंपा गया है तो वो ये कह रहे हैं कि हम चेतावनी दे रहे हैं, अपराधियों को ठीक कर देंगे। ये सम्राट चौधरी का बयान है। वार्निंग दे रहे हैं कि कानून का उल्लंघन किया तो हर एक का हिसाब होगा, बिहार छोड़ना होगा, नाम नीतीश का और बात सुशासन की। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी, और किसके नाम से? दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि अब कहाँ बच के जाओगे, बिहार में अपराधियों की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो सबसे पहली बात ये है, जो सर्जिकल स्ट्राइक में जो सम्राट चौधरी बिहार में शासन का नया दौर जो शुरू कर रहे हैं, तो इन पर भी तो क्रिमिनल का केस है दर्ज, तो खुद पर भी दर्ज है केस, जो कि केस का भी कुछ फैसला नहीं आया। उसके बाद 400 की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की गई है और नाम दिया गया है मीडिया के द्वारा कि ऑपरेशन माफिया दमन अब ये तोड़ी जाएगी और इन माफिया दमन को तोड़ इनकी कमर तोड़ी जाएगी, ये बात कहा जा रहा है। सम्राट चौधरी अपने पदभार संभालते ही मीडिया में ये खबर चल रहा है कि एक्शन में आ गए हैं, लेकिन ये जो एक्शन है ये सिर्फ दिखावे का एक्शन है या हकीकत में भी इस पर काम होगा? अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी की आपराधिक गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो जीरो टॉलरेंस की बात लेकर आए थे, तो फिर पहले से ये जीरो टॉलरेंस वाली बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या बीजेपी ओवरटेक करना चाह रही है क्या जेडीयू या फिर नीतीश कुमार को? ये एक सम्राट चौधरी के बयान से साफ झलकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सम्राट चौधरी जैसे ही पदभार ग्रहण किए तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड को भी फिर से एक्टिव किया, एंटी रोमियो स्क्वाड, और इसके साथ पिंक पुलिस की तैनाती बढ़ाने जैसे फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा झटका लगाया है कि 400 अपराधियों की लिस्ट बताएंगे, लिस्ट तैयार हो रही है और राज्य के सभी जिलों में, जैसे कई जिले हैं उसको चिन्हित किया गया है, उसमें लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग है, आर्म्स स्मगलर है, या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जिनको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या इसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर या फिर आरएलएम या हम, इन सब में राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त क्रिमिनल नहीं है क्या?
ये भी एक सवाल है और ये खुले तौर से आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी है, लेकिन फिर भी ये ऐसा बयान दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपराधियों को छूट नहीं मिलेगी। जेलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी संगठित गतिविधि न हो पाए। ये भी बताया कि माफियाओं की लिस्ट तैयार हो रही है। न्यायालय की मंजूरी मिलते ही जो 398 के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और ये चेतावनी दी है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। माफियाओं की लिस्ट गृह विभाग को भेज दी गई है। अपराध के जो डेटा है हर जिले से कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें लैंड माफिया, शराब माफिया, रंगदारी गैंग, हथियार सप्लायर, राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी, सारे लिस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात हुई है, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड को दोहराया गया है। पिंक पुलिस जैसे स्कूल कॉलेज के आसपास विशेष फोर्स तैनात किए जाएंगे ताकि ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है वो ना हो सके। तो ये भी मानना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन बिहार अब अपराध मुक्त बनने की तैयारी ये कर रहे हैं और हर अपराधी को सजा मिलने की बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही कहानी हो रही है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनाए, रोमियो स्क्वाड टीम बनाए, अपराधियों के घर पे बुलडोजर से संपत्ति जब्त करने की बात हुई। इसके अलावा बोला अपराधियों के खैर नहीं, तो सेम चीजें ये बिहार में भी अप्लाई किया जा रहा है, वो भी सम्राट चौधरी के द्वारा। अब इसके अलावा जो दूसरी बात हो रही है, एक तो जो लिस्ट है इसको ये कह रहे हैं कि बिहार छोड़ना होगा। सम्राट चौधरी का ये भी है, ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि जंगल राज की अब वापसी नहीं होगी। तो जंगल राज क्या पहले था 20 साल पहले या फिर अब भी? ये भी एक सोचने वाली बात है कि 20 साल में क्या क्राइम रेट बिहार में बढ़े नहीं है? तो अगर बढ़े हैं तो फिर बिहार में जंगल राज खत्म कब हुआ? जो अब जंगल राज की बात हो रही है कि जंगल राज, हाँ लालू के टाइम में भी जंगल राज की बात होती थी, लालू के टाइम से ही इसकी तुलना की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू के टाइम में जंगल राज था तो नीतीश या फिर एनडीए के टाइम में जंगल राज की स्थिति नहीं है। अब भी वहां पर क्राइम है, अभी किडनैपिंग है, अभी मर्डर है, अभी छेड़छाड़ की घटनाएं हैं। तो ये सारी चीजें अभी माफियागिरी है, अभी जो भू माफिया हैं, बालू माफिया है, शराब माफिया है, और ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। मैं खुद भी जाके जमीन पर देखा हूं कि किस तरह से स्थिति अभी भी बिहार में बनी हुई है। तो शराब माफिया भी एक्टिव है, जबकि शराब माफिया बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके वहां पर शराब के कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर। इसके अलावा जो कानून का राज की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, ये सारी चीजें बयान दे रहे हैं। अगर ये करते हैं तो बात अच्छी है कि अपराध मुक्त बिहार के होना चाहिए। डीजीपी का भी बयान आ जाता है गृह मंत्रालय के बाद। क्या कहा जाता है कि बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। डीजीपी है विनय कुमार, बिहार के डीजीपी। उन्होंने कहा कि 40 माफियाओं की लिस्ट, संपत्ति जो जब्त करने की बात है, ये प्रस्ताव हमने न्यायालय को भेज दिया है। 1208 लोगों की एक और 400 माफियाओं की लिस्ट भेजा है उसमें, जिसमें 1208 लोगों की एक और लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनकी संपत्ति भी कोर्ट के आदेश के बाद जब्त हो जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि माफिया और महिलाओं से छेड़खानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की भी बात हो रही है। ये चीजें अलग से हो रही है, इसमें डीजीपी का ये बयान है। अब जो आपको पहले बताए कि जो रोजगार की बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि बिहार में जो क्रिमिनल डेटा है, जो नेता हैं, उनमें से कितने हैं जिन पर क्रिमिनल केस हैं। नेताओं के भी क्रिमिनल की जो बात हो रही है, नेता के जो क्रिमिनल केस है वो भी आपको बताते हैं। जो बिहार में 2025 में जो अभी विधानसभा हाल ही में हुए हैं, उसमें से जो डेटा आया निकल कर, उस डेटा से ये पता चला कि 243 विधायक में से 130 के खिलाफ क्रिमिनल केस है, 243 में से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 130 के पास तो क्रिमिनल केस है, तो क्या ये भी तो क्राइम करके आए हैं, क्राइम भी किए, ये भी माफिया को संरक्षण दिए? क्रिमिनल केस तो तभी होगा। दूसरी तरफ से ये जो डेटा कलेक्ट किया गया, ये एडीआर का डेटा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसने बिहार में बिहार इलेक्शन वॉच नाम से एक विश्लेषण जानकारी रेडी किया था, ड्राफ्ट।
और दोनों संस्थाओं ने इसमें बात हुई थी, दो संस्था मिलकर इससे क्राइम रिपोर्ट की तैयारी की गई है इसमें लिस्ट को। एडीआर ये कहती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 241 में से 163 यानी कि 68% विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए थे, बाकी के किए नहीं। 19 विधायकों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं बिहार में। ये भी कहते हैं 102 मतलब कि 42% विधायकों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए। 2020 की बात करें तो ये संख्या 123 थी, 51% थी। 2025 में ये होती है 42% होती है। 6 के खिलाफ हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं, जबकि 19 विधायकों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा जो आपराधिक केस वाले विधायक हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि नाम अगर आपको बताएं तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको हम पार्टी वाइज बता देते हैं जो किसमें है। जो 9 मामले हैं वो अत्याचार के 9 मामले जो विनर्स हैं उन्होंने अपने नाम जो घोषणा हल्फनामा है उसमें घोषित किए हैं कि अत्याचार के मामले हम पर दर्ज हैं। इसमें एडीआर ने ये बताया है कि बीजेपी के जो नेता है 89 विनर्स में से जो 89 सीट बीजेपी ने जीती है इस बार, 101 पर चुनाव लड़ी और 89 सीट जीती। इसमें से 43 यानी कि 48% पर सीधे तौर से देखें तो आपराधिक केस दर्ज हैं। मतलब 89 में से 43 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के, मतलब 50% के करीब में देखिए उन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। जेडीयू की बात करें तो 85 में से 23 हैं, मतलब 27% हैं जिन्होंने खुद बताया है कि हम पर क्रिमिनल केस दर्ज है, तो ये 23 हैं। जेडीयू इस मामले में कम जेडीयू के नेता बताए हैं। अब आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के 25 जो विनर्स हैं उसमें से 14 यानी कि 56% जो विधायक है उन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। एलजेपीआर के 19 विनर विधायक हैं, इसमें से 10 यानी कि 53% पर क्रिमिनल केस दर्ज है। कांग्रेस के 6 में से 3 यानी कि 50% पर क्रिमिनल केस दर्ज है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उस पर जो उनके 5 विधायक हैं, 5 जो विनर्स हैं उनमें से 4 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। मतलब कि 80% जो नेता हैं वो क्रिमिनल माइंडेड ही हैं, ये AIMIM के। अब इसमें समझिए नंबर 1 पर बीजेपी, नंबर 2 पर जेडीयू, फिर नंबर 3 पर जो विनर्स हैं उस हिसाब से बता रहे हैं कि आरजेडी, उसके बाद एलजेपीआर, उसके बाद कांग्रेस, AIMIM, जितने भी ये विनर्स लीडर्स हैं उन पर ज़्यादातर पर तो क्रिमिनल केस ही दर्ज हैं। तो इसमें क्या होगा? इसके अलावा RLM जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसमें से 4 विनर्स हैं, 1 पर ये बताया गया कि क्रिमिनल केस है। जो CPIML है उसके 2 विधायक जीते, उसमें से 50% में एक विधायक पर क्रिमिनल केस है, मतलब 50% 50% के चांस। CPIM के एकमात्र विजेता विधायक हैं। उसके अलावा इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो VIP है उसके एक विजेता जो IIP है उसके एक विजेता है, और BSP के भी एक विजेता है जिस पर गंभीर मामले दर्ज है। 90% विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं, तो एक आम इंसान तो चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर सकता, बिहार विधानसभा हो या किसी भी स्टेट की हो। तो ये एक जो बात आई है वो सामने आए थे। अब बात आती है जो हमने आपको दूसरे जो ये क्या सवाल कहा था कि राबड़ी देवी के आवास खाली कराए गए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास जो है खाली करने का नोटिस दिया गया, उस पर खूब बवाल हुआ। ये कहा गया कि 2005 के बाद एक सर्कुलर रोड जो पटना में है वहां पर राबड़ी देवी रह रही थी, तब से वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और बावजूद इसके अब उनका घर खाली कराने का नोटिस भेज दिया गया। तो इसको लेकर भी राबड़ी देवी के सरकार जो घर खाली हो रहे हैं उसको लेकर भी है। तेज प्रताप यादव का भी घर खाली करने की बात हुई है, तो उस पर भी एक सवाल हो रहा है। बंगलों को लेकर एक नया सिस्टम बनाने की बात हुई है कि जो
बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दरोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से अधिक जमीन में विधायक आवास का निर्माण कराया है। लेकिन नए जो विधायक हैं वो इस आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे, क्रमांक संख्या लिखा जाएगा और जिस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं जो नेता उस विधानसभा में वो पहुंचेंगे तब जाकर इस आवास का नाम इस पर अलॉट किया जाएगा। तो ये हो रहा है। लेकिन बवाल इसलिए भी है कि राबड़ी देवी 3 महीने के भीतर इस आवास को खाली करने की बात हुई और होल्डिंग सब कुछ लगाया गया। तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य से लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। तेज प्रताप रोहिणी आचार्य ने भी एक पोस्ट किया नीतीश कुमार पर तंज कसा। अब लालू परिवार के पास विकल्प क्या है? तो 20 साल पुराने जो पते हैं उसको चेंज करने का और एक नए कानूनी सहारा लेते हैं या नहीं, लेकिन इसकी संभावना शून्य होगी क्योंकि साल 2017 में डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद तेजस्वी यादव को जब जो 5 देश रत्न मार्ग का बंगला जो है खाली करने का नोटिस मिला था तब उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की तरफ से न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज हुई बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की बंगला, आजीवन सुरक्षा, अन्य सुविधाओं देने की भी व्यवस्था खत्म करने के आदेश दे दिए गए थे। और साल 2005 में जब नीतीश कुमार जब सीएम बने तब राबड़ी देवी को एक अड़े मार्ग के ठीक बंगले में बगल में ही 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन अगर तेजस्वी यादव कोर्ट नहीं गए होते तो हो सकता है कि 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित रहता। लेकिन जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट का ही निर्देश हो गया कि इसको खाली करना ही होगा। तो ये भी एक बचेगा, खाली करना ही होगा उनको, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। अब बात आती है कि जो नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी देने, रोजगार देने का वादा किया, अधिकारियों को जो आदेश दिया है कि परीक्षा में धांधली करने वालों पर भी गाज गिरेगी, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा ये, और 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट पूरी तैयार की जा रही है। अभी सिर्फ घोषणा की गई है, चरणबद्ध तरीके से बात हुई है कि हम इसमें रोजगार देंगे। लेकिन इसके लिए प्लानिंग क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, ऑनलाइन परीक्षा से होगी या फिर नहीं होगी, इसको कोई भी खाका तैयार नहीं की गई है फिलहाल। जब इस पर सिर्फ बयान दिया गया है, नेताओं के बयान पर भरोसा उतना ही किया जा सकता है जितना आप चलते फिरते राही अगर कोई बोल दे कि यहाँ पर आगे गड्ढे हैं या फिर नहीं है, उस पर आप समझ के आप संभल कर चलिएगा। तो इस हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 सवाल था, उस सवाल पर हमने आपको बताया है कि बिहार में क्या जो बयान दिया जा रहा है उस पर काम होगा या फिर हवाई भौकाल बनाने की ये कोशिश की जा रही है नई सरकार के द्वारा। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर सही लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।